So this is the remaining part of lecture वन का रिमेनिंग पार्ट है, बट वी हैव मेड इट lecture 2. तो अगेन ये भी एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी ही है, लेकिन अब ग्रेजुअली हम इनटू द जीपीपी सब्जेक्ट भी जाएंगे. सो हमने वहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, स्टेट के बारे में पढ़ा. ठीक है. सो ऑब्वियस व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट ने ही गवर्नेंस करनी है. ठीक है. अब गवर्नमेंट गवर्नेंस कैसे करेगी? बाय इंस्टीट्यूशंस. सो अगर हम कहें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो आपके अफेयर्स होते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के, उन्हें रन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट कहती है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज की. अगर एक अच्छे पैराडाइम के ऊपर हम देखें तो व्हाट वी से कि देयर इज अ गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस करेगी कैसे? थ्रू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो रिसोर्सेज किसके हाथ में? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ऑब्वियस गवर्नमेंट के पास पास हैं, और इन रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, इसे हम कहेंगे गवर्नेंस. और किसके थ्रू करेंगे? थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर सब्जेक्ट. वो मोस्टली प्रैक्टिकल डोमेन की तरफ जाता है, और गवर्नमेंट इन सबको इनकम पास करता है और थोड़ा ऊपर आता है, राइट. इसके अंदर फिर थ्योरीज वगैरह भी आ जाती हैं. तो इन सिंपल, गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो उस तरीके से स्पेंड करे, खर्च करे या यूटिलाइज करे, जिससे जो सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो पीपल तक मुंतकिल हों या ट्रांसफर हों. ठीक है. तो ऑब्वियस गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है? टू मेक सिटीजन्स हैप्पी. पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? टू मेक सिटीजन्स हैप्पी, राइट. सो सो व्हाट ऑप्टिमल एलोकेशन इज? ऑप्टिकल एलोकेशन ये होती है कि आपके पास इनपुट है. ठीक है. इनपुट आपके पास क्या है? रिसोर्सेज है. ठीक है. और यू नीड द आउटकम. ठीक है. सो आप रिसोर्सेज या इनपुट इतना ऑप्टिमल लगाएं कि आउटकम मैक्सिमम हो. ठीक है. अगर आप इनपुट कम लगाएंगे तो आउटकम भी मिनिमम होगा. अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इसका मतलब नहीं है. तो यू डोंट नीड अ वेस्टफुल रिसोर्सेज. वेस्ट वेस्ट नहीं करना, आपने ऑप्टिमल लगाना है. ऑप्टिमल में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव भी हो. ठीक है. So this is known as optimal allocation of government resources in a manner that produce transfer social economic service to people. जिससे लोग खुश भी हों, उनको ये सर्विसेज जो भी हैं समाजी या माशी, वो वहाँ तक डिलीवर हों या मुंतकिल हों. अब जी वर्ल्ड बैंक आ जाता है. ऑब्वियस हमने पहले जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक ज़्यादा डील करता है डेवलपमेंट थिंग्स. तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि व्हाट हाउ वर्ल्ड बैंक सीज गवर्नेंस है क्या. तो वो कहता है जो भी आपके ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशन है जिससे गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है किसी भी मुल्क के अंदर, पावर एक्सरसाइज करती है. और पावर क्यों एक्सरसाइज करती है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए. तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए इन कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए. सो व्हाट वर्ल्ड बैंक सेज कि उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी है कि जो मैनेजमेंट है कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज की, जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो, उसके लिए गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है वो अपना पावर यूज़ करके इस चीज़ को अचीव करती है. सर गुड गवर्नेंस की बात आती है. व्हाट इज गुड गवर्नेंस? गवर्नेंस तो आपको पता लग गया. व्हाट गवर्नमेंट डज इज गवर्नेंस. ठीक है. तो उसकी कुछ 8 मेजर करेक्टरिस्टिक भी हैं जिनकी बेस पे कहा जाता है कि दिस गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, राइट. सो गुड गवर्नेंस का ऑपोजिट विल नॉट बी बैड गवर्नेंस. हम ये नहीं कहेंगे गुड गवर्नेंस का ऑपोजिट इज बैड गवर्नेंस. हम कहेंगे कि जी अगर गुड गवर्नेंस नहीं है सो देयर माइट बी गवर्नेंस डेफिसिट. ठीक है. तो दिस विल बी सूटेबल वर्ड, इसका ऑपोजिट, नॉट द बैड गवर्नेंस. हम देखेंगे कि अगर गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी है तो दिस इज अ गुड गवर्नेंस. पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसमें लोगों की. कंसेंसस ओरिएंटेड के मतलब जो गवर्नेंस हो रही है उसमें लोगों का कंसेंसस शामिल है या नहीं है. अगर लोगों का कंसेंसस शामिल होगा तो ऑब्वियस तभी आप पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे ना, जब मासेस हैप्पी होंगे. ठीक है. अब जी गवर्नेंस तो कर रहे हैं, अकाउंटेबल हैं या नहीं है, मतलब वो जो काम कर रहे हैं गवर्नेंस कर रहे हैं, वेदर दे आर अकाउंटेबल या नॉट. ऐसा तो नहीं है कि they are doing anything and they are not accountable to anyone. So accountability is another characteristic. फिर जी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, कि वो लोग जो काम करें वो दिखाई भी दे के साफ और शफाफ हो. ऐसा ना हो कि उसमें आपके फंड्स जा रहे हो कहीं और किसी और मलिशियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, सफरिंग ऑफ फंड हो रही हो, या इन सिंपल करप्शन वगैरह हो. एंड वेदर द गवर्नेंस इज गवर्नमेंट और द गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, जवाबदेह है या नहीं है. ठीक है. और वो जो काम कर रही है दैट इज इफेक्टिवली डूइंग और एफिशिएंटली डूइंग और नॉट. ठीक है. कि वो असरअंदाज काम भी है, उसका फर्क भी पड़ रहा है पॉजिटिव या नहीं, और एफिशिएंट स्पीडी वे मैनर भी है या नहीं है. और
लोगों को इक्विटेबल और इंक्लूसिव रखती है, यानी मतलब सबको साथ लेके चलती है गवर्नेंस या नहीं। ठीक है। और जो कहीं मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको भी ऊपर ले आती है बराबरी के लिए या नहीं। द एट थिंग इज रूल ऑफ लॉ, के गवर्नेंस के अंदर रूल ऑफ लॉ नाम की चीज है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें होंगी तो दिस गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड अ गुड गवर्नेंस। अगर कहीं डेफिसिट होगा तो वी कॉल इट गवर्नेंस डेफिसिट, राइट। फिर जी वर्ल्ड बैंक ने भी अपने इंडिकेटर्स दे दिए, द 6 इंडिकेटर्स ऑफ गवर्नेंस। इन्होंने इनको थोड़ा समअप कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वो जी वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, के लोगों की वॉइस भी शामिल होनी चाहिए इस गवर्नेंस के प्रोसेस में। वॉइस कैसे शामिल होगी, हम पॉलिसी मेकिंग की जब बात करेंगे प्रोसेस में, तो देन विल टॉक अबाउट के हाउ वॉइस कम्स इन। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। तो वेदर द गवर्नेंस वॉइस सबकी लेती है, सबका इनपुट लेती है, और वेदर दैट इज अकाउंटेबल टू पीपल और नॉट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नॉट जस्ट फॉर द पीपल, मासेस, पार्लियामेंट, सबको अकाउंटेबिलिटी देनी होती है। फिर गवर्नमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस है या नहीं है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी लाजमी है, और वायलेंस वगैरह का एब्सेंस भी लाजमी है। ये चीज़ ना होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो अगर आप अपने मुल्क की बात कर लें तो यू सी दीज इंडिकेटर्स, और आपको आइडिया हो जाएगा गवर्नेंस में हम लोग कहाँ फॉल करते हैं, राइट। रूल ऑफ लॉ की बात की जाए कि जो भी चीज़ हो रही है वो गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अंडर द लॉ होना चाहिए, और लिमिट होनी चाहिए कि लॉ को बाईपास नहीं किया जाए, वायलेट नहीं किया जाएगा, करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, राइट। फिर देयर शुड बी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो रेगुलेट करें पूरे मैकेनिज्म को। फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो या अदर रेगुलेटरी बॉडीज हों, वेदर दैट इज नैब और एफआईए और एनीवन, जो रेगुलेट करें, ठीक है, और अपनी क्वालिटी को इंश्योर करवाते रहें। फिर जी कंट्रोल ऑफ करप्शन, करप्शन पर कंट्रोल है या नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये 6 इंडिकेटर्स अपने दे दिए थे जापान के गवर्नेंस के लिए। इन 6 इंडिकेटर्स का होना लाजमी है। अगर आप अपने मुल्क को देख लें तो यू वुड हैव आइडिया कि आपके इस गवर्नेंस के इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे हैं। फिर जी बात की जाए गुड गवर्नेंस एंड बड़े पिक्चर में, अगर हम देखना चाहें बिग पिक्चर, तो हम कहेंगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस बन गया है गवर्नेंस का। क्यों जी, सबसे पहली चीज पहले तो ये होता था कि जी स्टेट होती थी, स्टेट के ऊपर एक सॉवरन गवर्नमेंट होती थी। वो अपने मुल्क के मामलात के साथ डील करती थी। इफ दिस इज स्टेट ए, इफ दिस इज स्टेट बी, सबकी सॉवरन गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस ऑफ दिस गवर्नेंस। अब जब से ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो इतनी कनेक्टिविटी हो गई है, टेक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, तो अब वो सॉवरेंटी एक सॉफ्ट बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। पहले आपकी स्टेट के हार्ड बॉर्डर्स होते थे, अब सॉफ्ट हो गए हैं। एक फेसबुक पे आप बैठ के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वहाँ का नैरेटिव यहाँ बिक रहा है, यहाँ का नैरेटिव वहाँ बिक रहा है। सो टेक्नोलॉजी ने आपको इतना एनेबल कर दिया है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हो रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का ट्रांसफर हो रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कि जिसने कॉम्प्लेक्स बिजनेस बना दिया इस गवर्नेंस जैसी चीज़ को। फिर इमिग्रेशन, के यहाँ के लोग उठ के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के लोग उठ के यहाँ जा रहे हैं, मास माइग्रेशन हो रही हैं। तो ऑब्वियस दिस इज ऑल्सो मेड अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस, के एक मुल्क के अंदर अपनी जो पुरानी आबादी है वो, और फिर नए लोग आ जाते हैं, तो ऑब्वियस दिस मेक्स एन इशू पॉलिसी मेकिंग में। फ्री मार्केट इकोनॉमीज के ट्रेड आपका इतना हो गया है फ्री मार्केट वाला, कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी ऑपरेट कर रही है, यहाँ भी ऑपरेट कर रही है, वन ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग हेयर एंड ऑपरेटिंग हेयर और अदर कंट्रीज। तो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमीज जो कंपटीशन को प्रमोट करती हैं, दोज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गवर्नेंस बिजनेस। और इन्होंने भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस बना दिया है। फिर आ जाता है क्लाइमेट चेंज। यू सी क्लाइमेट इज एन अदर इशू जो स्टेट बाउंड्रीज से बियॉन्ड एक्सीड करता है। कि क्लाइमेट का मसला ये तो नहीं है आपका आसमान अलग है मेरा आसमान अलग है, आप मुतासर हो रहे हैं तो हम भी मुतासर होंगे, अगर यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज हैं तो इसको भी होंगी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इज मेड एन अदर कॉम्प्लिकेटेड दिस बिजनेस। क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दी जाए तो ऑब्वियस क्लाइमेट इज नॉट वन स्टेट इशू, एक ग्लोबल इशू है। तो ऑब्वियस ग्लोबल इशूज नीड ग्लोबल सॉल्यूशंस। जीनोफोबिया की बात की जाए, जीनोफोबिया इसे कहा जाता है कि ये कंट्री एंड ये कंट्री, अब जब लोग यहाँ से यहाँ आएंगे या ना भी आए, बट इस मुल्क को ये खतरा होगा कि इस दूसरी स्टेट का जो कल्चर है वो कहीं हमारे ऊपर डोमिनेट ना हो जाए। इस्लामोफोबिया किस चीज़ की एग्जाम्पल कहलाएगी, जीनोफोबिया की, कि लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज वो कहते हैं कि कहीं इस्लाम का कल्चर हमारे ऊपर डोमिनेट ना हो जाए, तो ये एक जीनोफोबिक ट्रेट है, राइट, इनका, जो इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहा है। फिर जी नॉन ट्रेडिशनल इशूज। ट्रेडिशनल इश्यूज के अंदर आपके सिर्फ मिलिट्री के इश्यूज आते हैं। नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज के ऊपर आपके पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, या जितने भी नॉन मिलिट्री डायमेंशन है, वेदर साइबर वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों के अंदर आ जाती हैं। देन कम्स द मीडिया। मीडिया के बारे में हम सबको पता है, अक्सर मीडिया को फोर्थ या फिफ्थ पिलर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। तो मीडिया भी लोगों को अकाउंटेबल करता है, और हम कहते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है और मीडिया के ऊपर लोगों को खींचा जाता है।
सो मीडिया इज ऑल्सो यूज एज फॉर चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ऑब्वियस मीडिया भी अब इस गवर्नेंस के सीन में आ गई और वो लोगों को अकाउंटेबल करना उसने शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो यू हैव मोबाइल्स एंड लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी। मैं बैठा यहाँ हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप दोनों किस कोने में बैठे हैं। सो ऑब्वियस दिस इज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के नैरेटिव्स कैसे चेंज होते हैं, गवर्नेंस को कैसे हमने अफेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जब से आई हैं इन्होंने इस गवर्नेंस की चीज़ को एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस बना दिया। ऑब्वियस इसके भी फायदे हैं, बट फायदे एक एक चीज़ सिंपल होती है, सो अब दैट थिंग हैज बीन मेड कॉम्प्लेक्स। पब्लिक पॉलिसी की हम बात करें तो व्हाट वी सेड कि पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो पब्लिक के साथ डील करे। मासेस को गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है वो सारे इस पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं। सो पॉलिसी कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी बनाता है, लेकिन देयर आर सर्टन प्री रिक्विजिट। उन चीज़ों को देखा जाता है कि वेदर दिस पॉलिसी और इसके अंदर ये चीज़ें एक खासियत या करेक्टरिस्टिक हैं या नहीं। अगर होंगी तो ठीक, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉलिसी है वो लॉ से ड्राइव की गई है या दैट इज़ बियॉन्ड द लॉ। ठीक है, सबसे पहला प्री रिक्विजिट। फिर हम देखते हैं कि ये फीचर्स मैट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। ये नहीं होगी कि मसला गुजर गया, कोविड गुजर गया और पुरानी पॉलिसीज बना रहे हैं। नो जी, पॉलिसीज मस्ट बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, आगे की चीज़ को डील करने के लिए। आगे का मतलब भले कल का दिन हो, बट नॉट गुजरा हुआ कल, आने वाला कल। सो फ्यूचरिस्टिक होंगी। फिर रियलिस्टिक भी होंगे, जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वेदर दो वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्लाई होती हैं या नहीं होती है। ऐसा ना हो कि इमेजिनेशन की बेस पे आपने बना ली हो और रियल में वो चीज़ अप्लाई ना हो चुके। जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अचीवेबल है या नहीं। अचीवेबल होगी तभी वो हम अचीव कर सकेंगे। अगर हम कोई अनअचीवेबल पॉलिसी बना देते हैं तो ऑब्वियस दैट वुड बी अ फेलियर एफर्ट, हम पहले ही फेल हो जाए। फिर जी रिसोर्स एफिशिएंट, मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स एफिशिएंट पॉलिसी है या नहीं। ऐसा ना हो कि पॉलिसी नीड रिसोर्सेज मोर देन रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियस वो हमें नुकसान में पड़ जाएगी। जबकि गुड गवर्नेंस का एक फीचर ये भी है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग हो। अगर ये चीज़ है ही नहीं तो देन योर गवर्नेंस फेल। और वेदर मैनेजेबल है या नहीं, आपके इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नॉट जस्ट द रिसोर्सेज, द मैन पावर कैपेसिटी, और ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो व्हाट पब्लिक पॉलिसी के लिए प्री रिक्विजिट ये पांच हमने आगे रख दी। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग की, एक पॉलिसी बनती कैसे है। ठीक, सबसे पहला स्टेज आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि भाई मसला आइडेंटिफाई करना। वी आर आइडेंटिफाइंग सम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, सोशल कोई प्रॉब्लम हाईलाइट हुआ, वो मेन स्ट्रीम होके ऊपर आता गया। अब स्टेट को जरूरत पड़ गई या गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी कि हम इसमें हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम को हल करना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एजेंडा सेटिंग। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो वो सिस्टमेटिक वे में पहले एक बड़े पैमाने से आएगा, सिस्टमेटिक एजेंडा बनेगा, फिर एक इंस्टीट्यूशन का एजेंडा बनेगा, फिर उसके ऊपर डिसीजन होगी। मतलब एक एजेंडा यूनिवर्स बना हुआ है, दिस द यूनिवर्स के यहाँ से फिल्टर आउट होके फिर आपका डिसीजन एजेंडा बनेगा। ऑब्वियस आप किसी भी चीज़ को किसी एक फिल्टर से गुजारते हैं तभी आपको पता लगता है, यू कम टू सम डिसीशन कि अब आगे करना क्या है, आप एजेंडा सेट करते हो। एजेंडा का प्रोसेस होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे डिफाइन होती है, डिफाइन होने के बाद आप पॉलिसी स्ट्रीम में लेके आते हो, पॉलिसी बनाते हैं कि इसके पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है। फिर आपने डिफरेंट सोल्यूशन रख दिए हैं, हर कोई अपना सोल्यूशन इनपुट देगा। फिर देयर इज अ पॉलिटिकल स्ट्रीम के भाई पब्लिक ओपिनियन या इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आप कहते हैं कि भाई कौन सा वाला एफिशिएंट या इफेक्टिव है जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट, प्रॉब्लम आया, डिफाइन हुआ, पॉलिसी स्ट्रीम में आया, एंड देन द पॉलिटिकल स्ट्रीम में आके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। फिर होती है जी पॉलिसी फॉर्मुलेट। जब यहाँ से आपने कोई पॉलिसी चूज कर ली, अब आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट करना शुरू की कि कैसे ड्राफ्ट को इन अ पॉलिसी बनाना है। चीज़ें पार्लियामेंट में जाती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी है और आपकी ऑपोजिशन भी है। फिर ये लोग ब्यूरोक्रेट्स को लेके आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपके फंक्शनल हेड होते हैं। फिर आपके कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं जो भी इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी इशू नेटवर्क हैं, वेदर वो आपकी मिलिट्री हो या आपके थिंक टैंक्स हो या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, वो सारे इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर कहलाते हैं। वेदर बिजनेस एग्जेक्टिव हों या जो भी आपकी स्टेब्लिशमेंट है, दैट कम्स अंडर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप या इशू नेटवर्क। राइट, फिर पहले ड्राफ्ट से कच्चे में कच्चा जो प्रोसेस होता है, ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर आप उसके ऊपर कंसल्टेशन करते हैं कि भाई कैसे चेंजेस करनी है, फिर एक फाइनल कंसेंट होता है जैसे आपकी पॉलिसी डिसीजन
बन जाते हैं। जब आपकी पॉलिसी बन गई, यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कि आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। फिर भी पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, लागू करते हो किसी के ऊपर, या इन एक्शन लेके आते हो। सो अब पेजेस से वो एक्टिविटीज के अंदर आ गए, इनटू एक्शंस आ गई। आप ऑर्गेनाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और उसे अप्लाई करना शुरू कर दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ऑब्वियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी जिससे लोगों को फायदा हो। अफेक्टेड पार्टीज का मतलब ये है, अगर आपने एक पॉलिसी बनाई दैट इज हेल्थ पॉलिसी, तो आपको पता है कि ऑल द पेशेंट्स, पब्लिक, डॉक्टर, ये अफेक्टेड पार्टीज हैं, राइट। सो आप क्या करेंगे, जो हेल्थ की पॉलिसी होगी उसे आप ट्रांसफर करेंगे ना, जो इनको भी तो समझ है, इन्हें भी तो फायदा हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू देम, राइट। तो अब इस हेल्थ की पॉलिसी होगी तो उनके इंटरेस्ट ग्रुप आपके जो हेल्थ डोमेन के लोग होंगे वो कहलाएंगे। फिर जो पॉलिसी होती है ऑब्वियस, उस पॉलिसी के अंदर उस प्रोग्राम की डिटेल भी होती है, कि जो रिसोर्सेज लगाने हैं वो भी होती है, और जो डिसीशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती हैं। दैट इज़ द होल एंटायर डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी डिटेल्स और तफसील ऐड ऑन होती है। जब कोई भी पॉलिसी अप्लाई हो जाती है, अब होता है कि जी पॉलिसी तो अप्लाई हो गई, अब पॉलिसी को एवेल्युएट भी तो करना है कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव किए हैं या नहीं, वेदर वो आउटकम्स या आउटपुट उन्हें मिले हैं या नहीं, राइट। फिर एवेल्यूएशन जो करते हैं वो भी 3 स्टेजेस में होती है। एक करते हैं पहले, पॉलिसी अप्लाई, दिस इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एक होगी पहले हमने एवोल्यूशन की, एक ऑनगोइंग एवोल्यूशन की, जब पॉलिसी इंप्लीमेंट बिल्कुल हो गई तब हम फाइनल एवोल्यूशन करते हैं, राइट। देन कम्स इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एवेल्यूएशन। अक्सर आप इदारा खुद अंदर से भी एवेल्यूएट कर रहा होता है खुद को, और बाहर से भी ऑडिट करवाता रहता है या एवेल्यूएट करवाता रहता है। उसकी बेस पे हम देखते हैं वेदर वी हैव अचीव्ड आउटकम या नॉट। फिर हम इस जितना भी प्रोसेस है इसे एवेल्यूएट करते भी हैं। अब डिफरेंस एक आ जाता है सामने, आउटकम वर्सेस आउटपुट का, ठीक है। तो आउटकम वर्सेस आउटपुट की जब हम बात करें, लेट मी, इस आउटकम वर्सेस आउटपुट की जब हम बात करें तो आउटकम से मुराद ये है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वगैरह हैं वो कहाँ पहुँचे, वो जो आउटकम हमने सेट किए थे, ठीक है। व्हाट वाज द सेट आउटकम। आउटपुट की बात की जाए कि अब आउटपुट आपको मिले क्या है, आपने अप्लाई तो कर दिया और आपको आउटपुट मिले क्या है, एग्जैक्ट जो इन प्रैक्टिकल या बाय एक्टिविटी आपको एंड रिजल्ट मिला क्या। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन आउटकम या आउटपुट। हैं थोड़े सेम ही, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। आउटकम वो जो आपने सेट किए थे, आउटपुट वो जो आपको अचीव हुए, ठीक है। फिर इसी एवेल्युएशन की बेस पे यूसी अब आपने इस पॉलिसी को चेंज करना है या ख़त्म कर देना है या रिटेन करना है या क्या करना है, राइट। सो दिस दीज आर द 6 स्टेप, कि पहले स्टेप में कैसे आप एजेंडा से शुरू करते हैं, एंड देन उस एजेंडा से आप पॉलिसी स्ट्रीम में आते 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 एवेल्युएट करके, फॉर्मुलेट करके, इम्प्लीमेंट करके, एवेल्युएट करते हैं, और लास्ट में आके आप टर्मिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि वेदर यू नीड टू टर्मिनेट, ख़त्म की जाए, चेंज की जाए, या उसे कंटिन्यू किया जाए। तो वो आपके फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं, राइट।